हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं बेसिक मैथ जो कि जेई मेंस और नीट की फ़िज़िक्स के लिए ज़रूरी है, उसके सेकंड एपिसोड के लिए मैं आ गया हूँ। उसका सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए आ गया हूँ। तो हम लोग बेसिकली इतना बात कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद हम ये बातें करेंगे फॉर 1 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर दैट। तो हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि जो जेई मेंस है और नीट में हम थोड़ा सा बेसिक बातें हमने कर लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल क्या होता है। जब उसको मैं आगे बढ़ूंगा ना, मतलब बात तो हमारी जेई मेंस और नीट की ही होगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आगे आ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है बायोनॉमियल थ्योरम। बायोनॉमियल थ्योरम, देखिए बायोनॉमियल थ्योरम होता क्या है। बायोनॉमियल थ्योरम ये होता है, ये कहता है किसी भी टू टर्म्स के लिए, जैसे मान लो a प्लस बी की पावर n है, तो इसको कैसे लिखा जाए। जनरली a प्लस बी की पावर 2 हो तो हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a की पावर 3 है तो भी लिख पाएंगे, लेकिन अगर a की पावर मान लो 8 है, 9 है, 10 है, तो a प्लस बी की पावर अगर 10 है तो बहुत मुश्किल है इसके एक्सप्रेशन को लिखना। तो बायोनॉमियल थ्योरम क्या होता है, बायोनॉमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो। जैसे देखो 1 2 टर्म है, उसका स्क्वायर हो गया, और उसी के संदर्भ में, उसी के रेस्पेक्टिव में अगर कोई बातें कही जाए तो बायोनॉमियल थ्योरम है। वो क्या कहता है, a प्लस बी की पावर अगर n है तो ये एक फार्मूला देता है। क्या देता है कि पहले आप लिखो सीधा, मतलब ये तो एक कॉम्बिनेशन में लिखता है, लेकिन मैं उसका सोल्यूशन लिखता हूँ सीधा। ये कहता है कि आप a की पावर n लिखो, या तो मैं पूरा लिख ही देता हूँ। वो क्या कहता है, बायोनॉमियल थ्योरम कहता है NC0 लिखो, फिर a की पावर n और b की पावर 0 लिखो। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से। NC1 लिखो, फिर जब ये NC0 से NC1 जाएंगे, तो 0 से जब 1 जाएंगे तो a की पावर 1 कम होगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। मतलब जब NC2 होगा तो a की पावर 2 बार कम होगी और b की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही डॉट 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 करते हुए एक टर्म आएगा NCR। जब R वां टर्म होगा तो a की पावर n माइनस r होगा और b की पावर r हो जाएगी। फिर डॉट 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 करके ये हो जाएगा NCN तक जाएगा, और ये आ जाएगा a की पावर n माइनस n और ये b की पावर n। तो ये n माइनस 1 कुछ नहीं देगा बल्कि 0 देगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। थोड़ा इसको समझ जाओ, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये मतलब क्या है। ध्यान देना, मैंने क्या है, मैंने लिखा है कि a प्लस बी की पावर n है तो क्या होगा NC0। अब सवाल ये है कि ये NC0 या फिर NC1, ये NC2 या फिर NC3 या फिर NCR, ये सब हैं क्या, ये हैं क्या, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले एक जनरल फार्मूला लेके चलता हूँ। जनरल फार्मूला लेके चलूँगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं NCR, ये एक जनरल फार्मूला है। n की वैल्यू कुछ हो सकती है, r की वैल्यू कुछ हो सकती है। NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब सवाल होगा कि सर फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। लेट सपोज मान लो कि n की वैल्यू है 7, तो 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, मतलब जितने डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लेके जाओ और 1 तक लेके चले जाओ, तो सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 4 3 जा 12 2 जा 24 आ जाएगा। किसका वैल्यू, 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर 5 फैक्टोरियल बोलो तो निकाल सकते हो। तो ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका है, इसको आप समझ जाओ और नोट कर लो। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए समझो कि अगर 0 फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, इसकी वैल्यू 0 ना होकर 1 होती है। ये चीज़ें आप रट लो। ये क्यों होता है, इसका कारण है, इसका प्रूफ भी मतलब जब आप मैथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से इसका प्रूफ भी पढ़ाया जाएगा कि 0 फैक्टोरियल वाई इट गिव 1। ये 1 क्यों देता है, ये इसलिए, मतलब 0 फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं होता है कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 0 टाइम्स इसको फैक्टोरियल कर रहे हो। मतलब दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 5 की पावर 0, इट डज नॉट मीन कि यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 0। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम 5 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे हो इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो 1 देगा। समझ में तो आया नहीं होगा मैंने क्या बोला, मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई।
5 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, लेकिन अगर 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि एक बार मल्टीप्लाई, सॉरी 5 की पावर 1 का मतलब होता है एक बार मल्टीप्लाई, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 0 बार मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई मत करो। तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो जो नंबर था वही रह जाएगा ना। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर मैं 5 की पावर 0 x में मल्टीप्लाई करूँ तो आप कहोगे कि ये 0 देगा, नहीं 0 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब होता है 5 को 0 बार मल्टीप्लाई करो। 0 बार मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही मत करो। जब मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो x बचेगा ना। तो x क्यों बचेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसीलिए सेम बात यहाँ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो याद रखिए 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1। अच्छा, ये फार्मूला लिख लो, थोड़ा सा एक वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ। 5c2 की वैल्यू क्या होगी? 5c2। तो लिखने का तरीका क्या होगा? देखो NCR की वैल्यू क्या होती है, पहले ऊपर n की वैल्यू है, ये n है तो यहाँ से लिख लो n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2। ये वैल्यू के हिसाब से NCR की वैल्यू बताओ। ये फार्मूला दिया इधर ये हमारा फार्मूला है। तो n की वैल्यू क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन, पहले क्या होगा r फैक्टोरियल, r की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा? फिर देखो n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n माइनस आर मतलब n ये है, r ये है, 5 में से 2 जाए तो उसका फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा? ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर ये 3 फैक्टोरियल। सबकी वैल्यू रख दो बस। चलो रखो 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये देखो ये साफ, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 1 जा और 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा 10। तो जो 5c2 की वैल्यू होती है, 5c2 की वैल्यू वो क्या देता है हमें? 10। ये याद रहना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं NCR की वैल्यू, ये तरीका ये होता है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये बायनोमियल थ्योरम अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ये समझो कि NCR क्या होता है। NCR कैसे निकालते हैं? ये एक कॉम्बिनेशन को बताता है। कॉम्बिनेशन मतलब अगर तुम फिजिकल सिग्निफिकेंस जानते हो, व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है, तो ऐसे समझो किसी रूम में 10 लड़के बैठे हैं और तुम्हें 3 लोगों की टीम बनानी है, तो तुम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? पहले को ले लो, दूसरे को ले लो, फिर 8वें बच्चे को ले लो, तो एक टीम बन जाएगी। या तो तुम दूसरा तरीका चुन सकते हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वहाँ से टीम सेलेक्ट करने की, 3 बच्चों की टीम सेलेक्ट करनी है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो NCR देता है। और ध्यान देना, जो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। और ये कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। जैसे 5c2 निकालना है, 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चों का टीम बनाना है, तो 10 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, मतलब अलग अलग तरीके से बनेगी। आप इसको सोचना, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये बायनोमियल थ्योरम क्या मैं समझाता हूँ अच्छे से। इधर देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं प्रूफ करने लग जाऊँ, मैं प्रूफ क्या करूँ? a प्लस बी की पावर मान लो 2 प्रूफ करना चाहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ये देखो बायनोमियल थ्योरम सही है कि नहीं, उसको प्रूफ करते हैं। चलो आ जाओ, a प्लस बी की पावर 2 है, तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 2। n की वैल्यू 2 आ गई, तो ये से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? 2c0 जब होगा, जब ये c0 है तो a की पावर n होगा और n की जगह क्या होगा? कुछ नहीं, n की वैल्यू 2 दिया है तो 2 और b की पावर 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? फिर प्लस 2c0 से 2c1 तक होगा, 2c1। अब जब 1 होगा तो a की जो पावर है 2 से 1 कम होगी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ोगे a की पावर घटती जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? मैं इधर लिख देता हूँ, a की पावर घटेगी, 1 घटती जाएगी और b की पावर 1 बढ़ती जाती है। यही होता है। तो देखो पहले a का स्क्वायर था, अभी a की पावर 1 बचेगा। ये b की पावर 0 था, अभी b की पावर 1 बचेगा, मतलब ये b बढ़ेगा, a घटेगा। फिर आगे ये 2c0 था, 2c1, फिर 2c2 तक जाएगा, बस 2c2 तक ही जाएगा, मतलब जितना n है उतना ही तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने बहुत लिखा क्योंकि n भी बहुत बड़ा है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो 2c0 होगा तो a की पावर 1 और घटेगा, 1 से क्या हो जाएगा 0, और b की पावर 1 बढ़ेगा तो 1 से क्या हो जाएगा 2। ये चीज़। अब 2c0 की वैल्यू बताओ। जैसे 2c0, इधर देखो 2c0 की वैल्यू क्या होगी? 2 फैक्टोरियल, फार्मूला कहाँ था? मैं इधर लिख देता हूँ, NCR होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल। तो 2c0 का मतलब 2 फैक्टोरियल और r की वैल्यू 0 है तो 0 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल तो 2 ही फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये तो 1 दे देगा।
2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दो ना, ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब जब NC1 निकालेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है 2, तो आएगा 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 - 2 तो ये भी 1 फैक्टोरियल आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखो, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 2 दे देगा। सिमिलरली जब अगर मैं 2C2 की बात करूं तो आएगा 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और n-r तो 0 आ जाएगा ना, 0 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा फिर से 1। जब ये सारी वैल्यू मिटाता हूँ, देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2C1 की वैल्यू 2, ये 2C2 की वैल्यू क्या है 1, तो ये सारी वैल्यू रखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लेना स्क्रीन शॉट करके। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर बी की पावर 0, बी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 और ये ए और इंटू बी, ए की पावर 1 बी की पावर 1 तो ए और बी ही होगा ना, ये इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से ए की पावर 0 तो ये तो 1 होते देगा, लेकिन बी स्क्वायर बचेगा तो ये बी स्क्वायर। देखो यही फार्मूला होता है ए प्लस बी का, बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का और स्क्वायर का फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल। आप प्रूफ कर सकते हैं, ए प्लस बी का क्यूब भी प्रूफ कर सकते हैं। आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्या रहेगा, ए प्लस बी की पावर क्यूब को प्रूफ करो विद बायनोमियल थ्योरम, विद बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ही प्रूफ करना है, बाकी नहीं करना है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ये हो गया, चलो एक काम करते हैं, एक और जनरल फार्मूला बनाते हैं बायनोमियल थ्योरम से ही। मैंने इसको मिटा दिया, थोड़ा आप समझ जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, और आगे भी टर्म है डॉट 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 NC2 NC3 NC4 NC5 से लेके NCn तक। जैसे मैं बोलूँ ये n की वैल्यू 5 है, तो कैसे शुरू होगा, 5C0 5C0 फिर 5C1 फिर 5C2 फिर 5C3 फिर 5C4 फिर 5C5 तक ही जाएगा। ठीक है, ये बातें थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक काम करता हूँ ना, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दिक्कत ये है कि अगर मान लो a प्लस बी की पावर 7 है, तुम तो सॉल्व कर लोगे, मस्त बढ़िया है, सॉल्व कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये तब होगी जब मैं बोलूँ a प्लस बी की पावर 7/8 है, अब सॉल्व करके दिखाओ। मैं बोल दूँ a प्लस बी की पावर -8 है, अब सॉल्व करके दिखाओ, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो दिक्कत बढ़ जाएगी का मतलब ये अब कोई इंटीजर नहीं है ना, नंबर नहीं है ना, तो इसको ऐसे करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। पहले एक काम करते हैं, NC0 और NC1 और NC2 की वैल्यू निकालते हैं, और NC3 की। पहले NC0 की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल और ये n-0 फैक्टोरियल। अब देखो n-0 फैक्टोरियल क्या होगा, n होगा, और n फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। अच्छा NC1 की वैल्यू बताओ क्या होगा, NC वैल्यू की होगी n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये n-1 फैक्टोरियल। अच्छा ये बात ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा 5 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, थोड़ा सोचो। 5 फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो क्या मैं 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। सोचो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये सारे टर्म 5 फैक्टोरियल तो देंगे, हाँ तो लिख सकते हैं ना। लेकिन इससे ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से समझते हैं। देखो मैं जो ये n है ना, n फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ क्या, n मल्टीप्लाई बाई n-1 का फैक्टोरियल, ये जो ऊपर n है इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, समझो कैसे। देखो जैसे n की वैल्यू n-1 का मतलब एक कम करके फैक्टोरियल कर दो। जैसे मान लो n अगर है, n अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई n-1 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं, ये नंबर है बस। इसी तरीके से ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही देगा, और ये n-1 फैक्टोरियल। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा n। जब NC2 निकालूंगा तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, इधर देखो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई बाई n-2 का फैक्टोरियल अपॉन इधर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों टर्म अब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा n ब्रैकेट में n-1 बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं आगे ना लिख के डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, NC3 क्या होगा, n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा इसको नोट करो, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसको आप लिखो एक बार,
स्क्रीनशॉट लो इसको या फिर वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखो ये जो NC1 की वैल्यू क्या आई थी 1, ये NC0 की वैल्यू क्या है ये देखो 1, और ये NC1 की वैल्यू क्या है ये n, तो इसकी वैल्यू n, और ये NC2 की वैल्यू क्या है ये, मतलब इसकी वैल्यू क्या है ये n ब्रैकेट में n-1/2 फैक्टोरियल डॉट 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 आगे तक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और मैं आगे 1 मिनट इसको मिटाता हूँ। इधर देखो, तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ऐसा, इधर देखो थोड़ा सा एक नया फार्मूला बनाने का प्रयास करता हूँ, या फिर इसी को ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिखूँगा, ये हो जाएगा 1 या फिर ऐसे सीधा a की पावर n b की पावर 0 प्लस n a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस n ब्रैकेट में n-1 का 2 फैक्टोरियल a की पावर n-2 और b स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे टर्म, ऐसा लिख सकता हूँ। ये नोट करो, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ एज्यूम करता हूँ, एज्यूम क्या करता हूँ, इससे फ़ायदा होने वाला है, मैं बताऊँगा क्या फ़ायदा होने वाला है आगे। मैं मान लेता हूँ कि ये टर्म 1 है, ऐसा कुछ मान लेता हूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ क्या 1 प्लस ये टर्म को कुछ मान लेता हूँ x और इसकी पावर मैं n लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा। ये 1 क्यों मान रहा हूँ मैं, ज़बरदस्ती इससे कॉमन कर लिया, इससे a को बाहर कर लिया। ध्यान देना, जैसे मान लो कि इससे मैंने a को बाहर किया तो क्या मिलेगा, जैसे a प्लस b की पावर n है, अगर मैं a को कॉमन किया ज़बरदस्ती तो क्या होगा, a की पावर n बाहर हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा b/a और उसका पावर 1। ये थोड़ा देखो ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो कॉमन करने के बाद जो ये टर्म है मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। a की वैल्यू मान लो 10 है, उसकी पावर n सॉल्व करना है तो कर ही लोगे तुम। लेकिन ये 1 प्लस b/a की वैल्यू क्या है x, और उसकी वैल्यू मैं b/a को बोल दिया x, उसकी वैल्यू बोल दिया उसकी पावर n, तो इसको सॉल्व करना है ये बाइनोमियल थ्योरम से। समझ में आ रहा है ना, चलो करते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाओ, a पहले की पावर n, मतलब पहला क्या है टर्म 1 की पावर n और b की पावर कितना है, b बोले तो x है, तो यहाँ a है और ये b है, तो a की पावर n और b की पावर क्या है, b की पावर है 0, फिर आएगा n। अब 1 की पावर 1 कम करो और इसकी पावर 1 बढ़ाओ, फिर आएगा n ब्रैकेट में n-1 का 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर 1 बार और कम करो और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसे करके आगे बहुत सारे टर्म लिख सकते हैं। एक और टर्म लिख देता हूँ, n ब्रैकेट में n-1 और n-2 की पावर 3, ये फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा a की पावर n, सॉरी a नहीं 1, n-3 और ये b क्यूब, b नहीं है एक्चुअली, मैं b क्यों लिख रहा हूँ, x है, ये x है, ये x स्क्वायर है और ये x क्यूब है प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो a की पावर x, a प्लस x की पावर n है, a प्लस अगर x की पावर n है तो हमको साफ दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है a बन रहा है, ये वाला टर्म b बन रहा है, तो उसी एक्सपेंशन में एक्सपेंड कर दिया मैंने ये वाला एज्यूम करके। तो तुम्हें साफ दिख रहा है यहाँ से एक बहुत इजी सीरीज निकल के आ रही है। क्या, ये a की पावर 1, देखो सॉरी 1 की पावर कितना भी कर दो, 1 की पावर 5 लिख दो, 1 की पावर 6 लिख दो, 1 की पावर 2 लिख दो, 1 की पावर 0 लिख दो, कुछ भी पावर बना दो 1 का, लेकिन आंसर में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 की पावर कुछ भी लिख दो, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 आ जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा क्या, b की पावर 0, b की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। अच्छा, ये n 1 की पावर कुछ भी लिख दो तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 1 ही देगा, तो n और x बचेंगे यहाँ पे। अच्छा, इधर क्या मिलेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, वो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस n ब्रैकेट में n-1 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से देखो ये वाला टर्म क्या देगा 1, ये एक्स क्यूब बचेगा और ये बचेगा, तो ये आएगा n और ब्रैकेट में n-1 फिर से n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और फिर से आगे डॉट 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 बहुत सारे टर्म रहेंगे। तो इसको एक बार लिखो और फिर मैं आगे थोड़ा और कुछ समझाता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ये बाइनोमियल थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे क्या होता है। ये सिंपल मैं ऊपर लिख दूं क्या एक बार इसको, हाँ लिख ही देता हूँ। इसको ऊपर लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स की पावर अगर मान लो n है तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 की 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
n ब्रैकेट में n-1 और n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से लिखेंगे n ब्रैकेट में n-1 फिर n-2 n-3/4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, फिर से लिखेंगे n ब्रैकेट में n-1 n-2 n-3 और फिर n-4/5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5, ऐसे करके डॉट डॉट करके तो चलता चला जाएगा और बहुत सारे टर्म रहेंगे। ये एक जनरल फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम का, इसको स्पेशली याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें हो क्या रहा है, पहले x की पावर 0 बिना x वाला, फिर x स्क्वायर ये x क्यूब है, x क्यूब प्लस x पावर 4 x पावर 5 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो जनरली ये x के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर, तो ये एक जनरल फॉर्म है, याद करो। जैसे मैं थोड़ा सा एक एक्सपेंशन अगर की बात करूँ, अब ध्यान देना, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, NCR के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख दो तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर n की वैल्यू 1/2 है तो भी सॉल्व कर सकते हो। बस अब यहाँ पे टर्म कितने आएंगे, टर्म यहाँ पे अगर मान लो, ध्यान देना, एक चीज़ लिख देता हूँ, इफ़ ये लिख लो, इफ़ n की वैल्यू अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर है, n अगर मान लो नेचुरल नंबर है तो जो टर्म होंगे ना, टर्म्स जो होंगे n+1 होंगे। इसका मतलब समझाता हूँ, जैसे a+b है, उसकी पावर अगर तुमने 2 लिखा तो जो सोल्यूशन है ना उसमें 3 टर्म आते हैं। सोचो, एक a² का टर्म आता है, एक b² का टर्म आता है, 2ab का टर्म आता है, 3 टर्म आते हैं। सिमिलरली अगर तुम देखो a+b की पावर क्यूब लिखो तो उसमें 4 टर्म आते हैं, मतलब पावर अगर 3 है तो टर्म 4 आएंगे, पावर अगर 5 है तो टर्म 6 आएंगे, पावर अगर 6 है तो टर्म 7 आएंगे, पावर अगर 7 है तो टर्म 1 ज़्यादा आएंगे। वही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर पावर n है तो टर्म कितने आएंगे, n+1। ये शर्त तभी है जब n एक नेचुरल नंबर हो, लेकिन समस्या तब बढ़ेगी जब n, ध्यान देना, जैसे n कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर 1/2 है तो 1/2 है तो ये नहीं कहेंगे 1/2 प्लस 1 टर्म होंगे, तो 1/2 और +1 3/2 टर्म होता है। 3/2 टर्म का मतलब होता है 1.5 टर्म पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 1.5 टर्म का मतलब एक टर्म फिर आधा टर्म जैसा कुछ होता नहीं है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है, ये चीज़ है। दूसरी बात है कि इफ़ जो n है, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शन है, तो उस केस में इनफाइनाइट टर्म बनेंगे। इनफाइनाइट टर्म, ये याद रखो आप, इनफाइनाइट टर्म बनेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में डाल के अपने नोट्स में डालो इसको। ठीक है, बेसिक मैथ के नाम पे मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, चलो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन सिखाता हूँ आपको। मैं तो मिटा दिया, अगर नोट नहीं कियोगे तो क्या करोगे, तुम्हारे पास पॉज का बटन होगा पास में, उसको दबाओ और फिर वीडियो रोको और स्क्रीनशॉट लो, है ना, इतना बताना पड़ता है मुझको। देखो इधर देखो, 1 मिनट, अगर 1 + x⁴n है, मैं एक चीज़ एज्यूम करता हूँ, मान लो इफ़, थोड़ा सपोज करो, इफ़ x इज़ वेरी 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 लेस देन 1। अच्छा, तो क्या होगा क्या, जो हायर पावर ऑफ x है, हायर पावर ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर मान लो x बहुत छोटा है, किससे, 1 से, तो उस केस में जो x² वाला टर्म है, x³ वाला टर्म है, इसमें जोड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो x की वैल्यू है 0.001, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अगर कर दिया, ध्यान देना, पहले समझो, अगर x की वैल्यू ये है तो 1 + x या फिर 1 + nx की वैल्यू इस ऑर्डर का होगा, 1.001, मतलब 1 में ये x ऐड करोगे तो ये देगा। ठीक है सर, अगर मान लो x² निकालो तो यहाँ से x की वैल्यू अगर ये है तो x² क्या आएगा, 0.00001, कुछ ऐसा आएगा ना, एक और 0 आएगा, 3 3 6, हाँ ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो अब तुम सोचो कि ये जब टर्म ऐड करोगे तो इस टर्म ऐड करो मत करो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये बहुत छोटा नंबर है, इसमें ऐड करो। तुम सोचो, समझो, जैसे मान लो कि ये मार्कर का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेट सपोज मान लो 15 सेंटीमीटर। क्या तुम माइक्रोमीटर देखते हो, माइक्रोमीटर लेवल तक जाके मेजर करते हो क्या, नहीं करते हो। क्यों नहीं करते, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता माइक्रोमीटर, क्योंकि जब बात सेंटीमीटर में हो तो माइक्रोमीटर में हम देखते ही नहीं समझे। समझो, तुम अगर कहीं जब सोना लेने जाते हो तो वो मिलीग्राम तक भी मेजर करता है कि कहीं ज़्यादा ना दे दो, क्योंकि सोने का रेट बहुत महंगा है ना, खरीदो कभी तब पता चलेगा। अब लेकिन ध्यान देना, तुम अगर अनाज खरीदने जा रहे हो, चाहे आलू खरीदने जा रहे हो, तो उस केस में वो 1 ग्राम 2 ग्राम देखता ही नहीं है।
तो क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर तुम नंबर लिखने जाओ, उस नंबर में अगर 1 में ये टर्म ऐड करो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर x क्यूब करूँ तो और छोटा हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा होता है तो जब उसकी पावर करते हैं तो नंबर छोटा होता चला जाता है। इसलिए समझो बात को, मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स क्यूब वाला टर्म है, वी कैन नेग्लेक्ट। वाई? इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर ऑफ 1। ये 1 के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, तो इसे हम हटा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होगे तुम। आगे बढ़ता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर ये सकता हूँ कि ये जो हायर पावर है गायब कर सकता हूँ। तो मैं अगर गायब करूँ तो क्या लिखूँगा? 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 1 इंटू nx। सीधा फार्मूला देखो, ये है हमारे स्क्रीन के सामने। लेकिन समस्या है कि मान लो 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस n है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पावर बस आगे आ जाएगा, 1 माइनस nx बचेगा। अच्छा, अगर मान लो 1 प्लस नहीं, क्या प्लस बार बार, 1 माइनस एक्स की पावर n है तो क्या होगा? कुछ नहीं, पावर आगे आ जाएगा, 1 माइनस nx होगा। अच्छा, अगर मान लो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है तो कुछ नहीं होगा, पावर आगे आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर देंगे तो nx हो जाएगा। थोड़ा वीडियो को रोको और समझने का प्रयास करो। 1 प्लस एक्स है की पावर n है, तो तुमने क्या किया? n को आगे लाया, x के साथ जोड़ दिया, वो हो गया 1 प्लस nx। यही तो किया, 1 प्लस nx ही तो लिखा। ये टर्म क्यों नहीं लिखा? ए टर्म क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत ही छोटा है, इसमें ऐड करोगे जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है हम अकेले रहेंगे, तुम जाओ अब यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसी तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस 1 है, माइनस n है, तो क्या होगा? पावर आगे आएगा, एक्स के साथ माइनस n बच जाएगा। अगर ये 1 माइनस एक्स की पावर n है तो ये ऐसे लिख देंगे। ये चारों फार्मूले लिखो एक बार, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो समझ में आएगा। जैसे समझो, मिटाता हूँ। अच्छा, इधर थोड़ा देखो, कहने का मतलब ये है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि 1001 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा, क्या करें? चलो एक तरीका सिखाता हूँ। अच्छा, ये जो 1001 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 1000 प्लस 1 और इसकी वैल्यू मैं 1/3 निकाल दूँ? हाँ, निकाल तो सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इससे एक्सपेंड करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ध्यान से, मैं अप्रॉक्सीमेशन वाला अगर फॉर्मूला यूज करूँ, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस nx होता है। सिंपल होता है ये, सिंपल। और ये कब होता है? इसकी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन तब होती है जब x बहुत छोटा हो 1 से। देखो ये 1 प्लस 1000 की तरह तो दिख रहा है, लेकिन ये 1001 से छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जब बड़ा है तो स्क्वायर करने पर ये टर्म आएंगे, तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। ये फार्मूला सही कब होगा? जब x बहुत छोटा हो 1 से। अच्छा, तो क्या करें? एक काम करता हूँ, मैं 1000 को कॉमन कर लेता हूँ। अच्छा, 1000 को कॉमन करो तो कैसे कॉमन होता है मैं सिखाता हूँ। जैसे a प्लस बी है ना, तुम अगर इसमें से a को कॉमन करो तो जब यहाँ से a कॉमन करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो a है ही नहीं भाई, तो क्या करोगे? इसको लिख सकते हो b/a। समझ में आ रहा ना? तो ये कॉमन करने का तरीका है। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आ जाएगा। देखो, मल्टीप्लाई करके a का पहले a 1 में करो तो a आ जाएगा, a का फिर इसमें करो a मल्टीप्लाई बाई b/a, तो a से a कैंसिल, b आ जाएगा, तो a प्लस b आ जाएगा। देखो यही आ गया। मतलब a प्लस b में अगर a कॉमन करना है तो कॉमन करने का तरीका क्या होता है कि अगर इधर a है तो बाहर निकालो तो 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा? बस डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली वहाँ कॉमन करेंगे ऐसे। चलो कॉमन करते हैं। 1000 को कॉमन करो तो यहाँ मिलेगा 1, क्योंकि 1000 इसके पास है, इसके पास 1000 नहीं है, तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया 1/3। अच्छा, टोटल पावर 1/3 होगा ना, तो ये 1/3 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। मतलब अगर इसको आगे लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? 1000 की पावर 1/3 और प्लस 1/1000 के पावर 1/3। अच्छा, ये मैंने क्यों किया? मैं क्यों किया बताता हूँ। देखो, ये ऐसे निकालना बहुत डिफिकल्ट है, यही तरीका आसान है, ऐसे निकालो तुम। देखो 1000 का पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। देखो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जबकि 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो ये सीधा इसका वैल्यू तो 10 मिल जाएगा तुम्हें। 1000 का 1/3 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 10 लिख दिया। अच्छा, अब इधर आ जाओ। देखो, क्या ये 1 से बहुत छोटा है? हाँ, बहुत छोटा है। जब किसी नंबर में 1 में अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.0001 देगा, तो उस केस में ये 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन अब सही है, अब इसको लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? देखो 1 अपनी जगह, ये टोटल x है,
तो 1 प्लस एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स की जगह ये पावर आगे आ जाएगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये चीज़ें दिख रहा है क्या? हाँ, मैं इसको मिटा के ये लिखता हूँ, इसको ये फार्मूला तुम लिख लेना। बोर्ड छोटा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, और उम्मीद है तुम माफ़ करोगे। इधर देखो ब्रैकेट में 1 प्लस ये क्या होगा, 1/3000, ये आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर दो ना 10 से, तो ये 10 का इसमें होगा तो 10 आ जाएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 3000, तो ये एक जीरो से एक जीरो कटा, 1 बाई कितना आ गया 300, तो ये आएगा 10 प्लस ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये आएगा 0 पॉइंट, ध्यान देना 1 में 0.0033 कुछ ऐसा करके आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 10.0033, ये आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा? इसका। ये उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। और एक और बात बता देता हूँ, देखो x² वाला टर्म लेता ना तो वो बहुत छोटा देता, सोचो बहुत छोटा देता, तो वो इसमें ऐड कर देता, तो और बहुत सारे जीरो, बहुत सारे 3-4 जीरो के बाद वो नंबर आता, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया ना, मैं लिखा ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इसका आंसर होगा, इसको एक बार लिखो। और होप यहाँ अलजेब्रा को ख़त्म करूँगा और नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री आएगा। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।